हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक ऑन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइंस विद एबी शर्मा। फ्रेंड्स, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है फिजिक्स का लाइट वाला चैप्टर। उस लाइट वाले चैप्टर के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन वापस से इसी के साथ में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है सर? प्रकाश का प्रकीर्णन। ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है ये होता कैसे है, अपने को इसको समझने के पहले एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने को पहले वो जानना होगा कि ये किसकी उपस्थिति में होता है और किसकी में नहीं होता है। ये क्या है? अपनी पृथ्वी है। ये क्या है? अर्थ है। ये जो पृथ्वी है इससे जस्ट 100 किलोमीटर ऊपर, ये जो पृथ्वी है इससे 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक रेखा मानी गई है। ये रेखा अपने को दिखती नहीं है, बस एक काल्पनिक रेखा मानी गई है जिसे बोलते हैं अपन कैमरन रेखा। कौन सी रेखा फ्रेंड्स? कैमरन रेखा। ये जो कैमरन रेखा है, इस कैमरन रेखा के जो नीचे का पार्ट है वो तो कहलाता है वायुमंडल। क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। और इसके ऊपर का जो पार्ट है वो कहलाता है अंतरिक्ष। क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। पृथ्वी है, पृथ्वी से 100 किलोमीटर के ऊपर एक रेखा मानी गई है काल्पनिक, जिसका नाम है कैमरन। इसे कैमरन नाम के व्यक्ति ने इसका नाम लिया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? कैमरन रेखा। ये जो कैमरन रेखा है इसके जो नीचे का पार्ट है वो तो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। और ये जो कैमरन रेखा है इसके ऊपर का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? अंतरिक्ष कहलाता है। अब ये देखो, जो वायुमंडल है इसके अंदर धूल के कण भी उपस्थित है, वाटर ड्रॉप्स भी उपस्थित है, जो वाष्प कण है, सभी गैसों के कण, इसके अंदर सब कुछ उपस्थित है। लेकिन इसके ऊपर क्या हो जाता है? अंतरिक्ष में सर, अंतरिक्ष के अंदर बिल्कुल निर्वात होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अंतरिक्ष के अंदर कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल निर्वात होता है। इसलिए यहाँ पे जो प्रकाश चलेगा वो किस स्पीड से चलेगा? अपनी जो मैक्सिमम स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से क्या चलेगा सर? प्रकाश गति करेगा। कहाँ पे? निर्वात के अंदर। अब देखो, एक चीज सबसे पहले ये समझो कि जो वायुमंडल होता है ना, एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वायुमंडल वाला जो एरिया होता है ना, ये अपने अपने देश की एक निजी प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। मतलब कोई भी जो दूसरे देश के लोग हैं वो अपने वायुमंडल को खराब नहीं कर सकते हैं, प्रदूषित नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं या इसको हानि पहुंचाते हैं तो अपन जो है यूएनओ वगैरह में जाके उस देश पे प्रतिबंध लगवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये ऊपर आ जाता है अंतरिक्ष, ये किसी भी देश की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ये हर देश की अपनी अपनी प्रॉपर्टी, मतलब इस देश पे सभी का अपना अपना अधिकार है, सबका बराबर हक इस पे होता है, लेकिन इस पे नहीं होता है। ये तो कोई एक्स्ट्रा फैक्ट था। अब देखो, ये जो वायुमंडल होता है इसके अंदर धूल के कण भी उपस्थित होते हैं, वाटर ड्रॉप्स भी होती है, वाष्प के कण भी उपस्थित होते हैं, कुछ जो गैसेज होती है उनके कण भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं होते हैं, क्योंकि इस रेखा के नीचे नीचे ही सब कुछ होता है। इस रेखा के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा उपस्थित नहीं होता है। ऊपर क्या होता है सर? ऊपर बिल्कुल निर्वात होता है। क्या होता है? ऊपर निर्वात होता है। इस निर्वात के अंदर क्या होता है? प्रकाश जो गति करता है बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है। किस रेखा में गति करता है? बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है। ये प्रकाश बिल्कुल यहाँ पे सीधी रेखा में गति कर रहा है। समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? निर्वात के अंदर प्रकाश बिल्कुल, प्रकाश का जो गुण होता है वो क्या रेखा होता है? प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन कर रहा है। ये क्या है? निर्वात है। अब जैसे ही ये नीचे आएगा, जैसे ही ये वायुमंडल के अंदर आएगा, बताओ यहाँ पे धूल के कण वगैरह सब कुछ उपस्थित होंगे ना, तो जैसे ही ये इन धूल के कणों से टकराता है प्रकाश, तो ये अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता है, अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता है। माना कि प्रकाश अब की बार यहाँ से आ रहा है, ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। ये प्रकाश आ रहा है, ये अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर के प्रकाश का जो प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है? प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना। क्या होता है प्रकीर्णन का अर्थ? फैलना होता है। प्रकाश का फैलना। बताओ प्रकाश फैल रहा है या नहीं फैल रहा है? फैल रहा है या नहीं फैल रहा है? सर, प्रकाश बिल्कुल फैल रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए जिम्मेदार होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ धूल के कण ही जिम्मेदार होते हैं। ये ध्यान रखना। वायुमंडल के अंदर कुछ गैसेस के कण भी होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, जो अदर बहुत सारी गैसेज है वो भी इकट्ठी होगी, लेकिन और वाटर ड्रॉप्स भी होगी। लेकिन जो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए मुख्यतः कोई जिम्मेदार होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ धूल के कण होते हैं। कौन होता है सर? धूल के कण होते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि धूल के कणों से ही प्रकाश का प्रकीर्णन संभव हो पाता है। धूल के कण नहीं होंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए धूल के कण ही क्या होते हैं? इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। बताओ सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है प्रकाश के प्रकीर्णन पे? तो डालते हैं धूल के कण। कौन डालते हैं? डस्ट पार्टिकल्स डालते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ रही है इतनी बात? ये क्या था? प्रकाश का प्रकीर्णन था। क्या है? पृथ्वी है।
पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर कौन सी रेखा मानी गई है? कैमरन रेखा मानी गई है। इस कैमरन रेखा के नीचे कौन सा पार्ट है? वायुमंडल है। इस वायुमंडल के अंदर धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। प्रकाश कहां से आ रहा है? निर्वात से आ रहा है। जैसे प्रकाश इस कैमरन रेखा से नीचे आता है तो जो धूल के कण वगैरह होते हैं, प्रकाश इससे टकराता है और अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। और फैलने का अर्थ क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। बताओ, प्रकाश फैल रहा है ना। जैसे ही प्रकाश फैल रहा है तो अपन देखते हैं कि सर प्रकाश का क्या हो रहा है? प्रकीर्णन हो रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी है, वो एग्जांपल्स बिल्कुल याद रखने जरूरी है। उस एग्जांपल्स में से ही क्वेश्चन उठते हैं। एक चीज हमेशा मैं फिर कह रहा हूं, इस लाइट वाले चैप्टर के अंदर प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, मृगमरीचिका वगैरह किसके कारण पे बन रही है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इन सब के एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम्पल से ज़्यादा उठने के चांसेस है। अगर दर्पण में उठेगा तो वो जो कोण कितने डिग्री का है, किस हिसाब से, या तो उस हिसाब से आएगा। बाकी एग्जाम्पल से क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है, इसलिए इनके एग्जाम्पल को आप नोट करते रहना। ये समझ में आया? प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? सर, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए हमेशा धूल के कण जिम्मेदार होते हैं। कौन होता है? धूल के कण जिम्मेदार होते हैं। देखो, अब इसके अपन कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स करेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स करेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, सूर्य का सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय के समय व सूर्य उदय के पश्चात भी लाल दिखाई देना, वह सूर्य उदय के पश्चात भी लाल दिखाई देना। सूर्य का सूर्योदय के समय व सूर्योदय के पश्चात भी लाल दिखाई देना। कैसा दिखाई देना? लाल दिखाई देना। अगर सूरज अपनी एक्चुअल स्थिति से ऊपर उठा हुआ रहता है, अगर सूर्य उदय के पहले और सूर्य डूबने के बाद में भी अगर अपने को दिखाई दे रहा है तो वो कौन सी घटना है? वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। लेकिन अगर सूर्य अपने को लाल दिखाई दे रहा है तो ये कौन सी घटना है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। अगर सूर्य अपनी एक्चुअल स्थिति से उठा हुआ दिखाई दे रहा है तो कौन सी घटना है? अपवर्तन की घटना है। लेकिन अगर वो कलर में डिफरेंस है, सिर्फ एक सिंगल कलर की बात कर रहा है, तो कौन सा अपवर्तन है? वो किसका एग्जाम्पल है? वो प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। क्लियर है फ्रेंड्स? सूर्य का लाल दिखाई देना। दूसरा, खतरे के निशान को लाल बनाना। खतरे के निशान को लाल बनाना। खतरे के निशान को लाल क्यों बनाते हैं? ये अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद में कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। वो अभी अपन जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर अपन देखने वाले हैं कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम क्यों होता है। लेकिन सिर्फ अभी आप इतना याद रखो कि खतरे के निशान को लाल बनाना। खतरे के निशान को लाल क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस में होता है? लाल रंग के अंदर होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? देखो फटाफट से अगला, आसमान का नीला दिखाई देना। आसमान का नीला दिखाई देना। आसमान का नीला दिखाई देना। समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना। समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना। आसमान का नीला दिखाई देना और समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके कुछ एग्जाम्पल्स तय है जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज बताओ, अपनी जो नज़र है वो सबसे पहले कौन से रंग पे पड़ती है? अपनी जो नज़र है वो सबसे पहले कौन से रंग पे पड़ती है? अपनी नज़र सबसे पहले लाल रंग पे पड़ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चमकीला कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा चमकीला पीला रंग होता है। ये ध्यान रखना। अपनी जो नज़र है वो सबसे पहले पड़ेगी किस पे? लाल पे। लेकिन सबसे ज़्यादा चमकीला इफेक्टिव कौन सा होता है? वो होता है सर पीले कलर का, येलो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अपन देख लेंगे। चलो उसको आगे भी फटाफट से इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये प्रकाश का प्रकीर्णन था। इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद में वापस से अपन एक चीज़ देखने वाले हैं। इसके पहले आप एक क्वेश्चन करके करो, उसका आंसर मुझे बताओ। चंद्रमा से आसमान काला क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा से आसमान काला क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर फटाफट से आप मुझे बताओ। चंद्रमा से आसमान काला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, किसके कारण प्रकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई, आसमान चंद्रमा से बिल्कुल काला दिखाई देता है। एक चीज़ देखो, अब ये मत बोलना कि वहाँ पे प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा ऑप्शन में, प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण।
चंद्रमा पर प्रकाश हमेशा उपस्थित होता है, लेकिन मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि 100 किलोमीटर के ऊपर क्या स्टार्ट हो जाता है, अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। वहां पे वायुमंडल होता ही नहीं है, और जहां पे वायुमंडल नहीं होगा तो वहां पे धूल के कण भी उपस्थित नहीं होंगे, और अगर धूल के कण उपस्थित नहीं होंगे तो वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा। इसलिए वहां पर जो उसका एग्जाम्पल का जो उसका क्लियर आंसर होगा वो क्या होगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। किसके कारण, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का ना तो कोई प्रकीर्णन होता है, ना ही कोई अपवर्तन होता है चंद्रमा पर, और ना ही कोई वहां पे प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। वहां पर प्रकाश की उपस्थिति होती है, लेकिन किसकी अनुपस्थिति होती है वहां पर, सर वहां पर वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया? किसकी अनुपस्थिति होती है, कौन एब्सेंस होता है वहां पे, प्रकाश, वायुमंडल जो होता है, एटमोस्फेयर होता है, वो वहां पर एब्सेंस होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया इतना? अब देखो, अब देखते हैं अपन प्रकाश के रंग। प्रकाश के रंग, प्रकाश के जो रंग है वो अपन मुख्यतः 7 प्रकार के पढ़ते हैं विबग्योर से। अपन किससे पढ़ते हैं, विबग्योर से। अपन किससे पढ़ते हैं सर, विबग्योर से। वी का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये प्रकाश के कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, जो भी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको 3 चीजें इसके अंदर लिखवाऊंगा, उन 3 चीजों को आपको बताना है और उन्हें याद रखना है। एक तो है तरंग दैर्घ्य, एक तो है तरंग दैर्घ्य, एक है आवृत्ति और एक है ऊर्जा। वॉयलेट रंग की तरंग दैर्घ्य, वॉयलेट रंग की आवृत्ति और वॉयलेट रंग की एनर्जी। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके अंदर ये अपन वापस से वही 3 चीजें लिखेंगे, इसकी तरंग दैर्घ्य, इसकी आवृत्ति और इसकी ऊर्जा। इसकी तरंग दैर्घ्य, इसकी आवृत्ति और इसकी ऊर्जा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखो आप और बताओ। चलो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, न्यू बराबर होता है h अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। न्यू क्या है, यहाँ पे आवृत्ति है, न्यू क्या है, आवृत्ति है। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। और c क्या है, प्रकाश की चाल है। c क्या है, यहाँ पर प्रकाश की चाल है। आवृत्ति, प्रकाश के चाल और तरंग दैर्घ्य में संबंध बताइए। क्वेश्चन सीधा एग्जाम के अंदर उठ के आएगा, आवृत्ति, प्रकाश के चाल और तरंग दैर्घ्य में संबंध बताइए, तो अपने को आंसर देना पड़ेगा न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। इसको न्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, c अपॉन लैम्डा। ये क्या है, लैम्डा है। आवृत्ति, प्रकाश के चाल और तरंग दैर्घ्य में संबंध बताइए, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। अब देखो इसके अंदर एक चीज समझो, अगर आवृत्ति बढ़ रही है तो तरंग दैर्घ्य कम हो रही है, और अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है तो आवृत्ति कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है ये, एक दूसरे के सर, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आवृत्ति बढ़ रही है तो तरंग दैर्घ्य घट रही है, और अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है तो आवृत्ति घट रही है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। समझ में आ रही है इतनी बात? अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि वॉयलेट रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। वॉयलेट रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि वो वॉयलेट रंग जो होता है उसके जो प्रकाश की किरण है वो लंबी दूर तक तय कर ही नहीं पाती है। जैसे मान लो कि ये कोई प्रकाश है, ये एक वॉयलेट रंग है, इसका क्या होता है कि विचलन बहुत ज़्यादा होता है। अपना जो मार्ग से क्या है कि भटकता बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ये आ रहा है वॉयलेट रंग और इस टाइप से चलता रहेगा और उसकी एनर्जी यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी। कहाँ पर खत्म हो जाएगी? जस्ट यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर अपन रेड रंग देखते हैं, लाल कलर देखते हैं, तो इसकी जो आवृत्ति, इसका जो विचलन है ये बहुत कम होता है, लगभग सीधी रेखा में गमन करता है और ये अधिक दूरी तय कर पाता है। और ये क्या कर पाता है? अधिक दूरी तय कर पाता है। तो जो बैंगनी रंग है इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब बताओ इसके बेस पे आप मुझे फटाफट से बताओ कि जिसकी वेवलेंथ अगर सबसे कम है तो इसकी आवृत्ति, इसकी ऊर्जा कैसी होगी? इसकी आवृत्ति और इसकी ऊर्जा कैसी होगी?
अब बताओ, अगर इसकी तरंग दैर्घ्य कम है तो इसकी आवर्ती क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। इसकी आवर्ती क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। रुको मैं इसको फटाफट से सही से लिख देता हूं एक बार। न्यू बराबर एच अपॉन लैम्डा। न्यू क्या है यहाँ पे? आवर्ती है। सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है? प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल है। लैम्डा क्या है? यहाँ पर तरंग दैर्घ्य है। क्या है यहाँ पे? तरंग दैर्घ्य है। ये तो किसका सूत्र था? अब इसके बाद में अपन एक चीज और देखते हैं। ये होता है यहाँ पे E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू। अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगी? आवृत्ति भी बढ़ेगी। अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो आवृत्ति भी बढ़ेगी। यहाँ पे H क्या है? यहाँ पे H प्लांक स्थिरांक है। क्या है H? यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है। ये बिल्कुल इसकी जो लिमिट है वो बिल्कुल फिक्स हो। E क्या है? अगर E यहाँ पे ऊर्जा है और न्यू क्या है? यहाँ पे आवृत्ति है। अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो आवृत्ति भी बढ़ेगी, अगर ऊर्जा घटेगी तो आवृत्ति भी घटेगी। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो वॉयलेट रंग है इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कैसी होती है? वॉयलेट रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? कम होती है। वॉयलेट रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? कम होती है। सॉरी, पता नहीं वीडियो बीच में कैसे पॉज हो गया। अपन कहाँ पे चल रहे थे कि वॉयलेट रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कैसी होती है? सर वॉयलेट रंग की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। कैसी होती है? बिल्कुल मिनिमम होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आई? अब बताओ आप इसके अंदर से एक चीज वापस से समझ के बताओ। मैंने अभी आपको लिखाया था कि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसकी आवृत्ति कैसी होती है? ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, और अगर दूसरा घटता है तो पहला वापस से बढ़ता है। अब बताओ इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे कम है, तो इसकी आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी जो आवृत्ति होगी सबसे ज्यादा होगी। कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। कैसी होगी फ्रेंड्स? मैक्सिमम होगी। अब आप इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के बाद में वापस से सेकंड इक्वेशन पे आओ, जो आइंस्टीन समीकरण है, आप इसके ऊपर आओ। अब एक चीज बताओ, अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा? अब ये एक दूसरे के बराबर है। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, और अगर आवृत्ति घटेगी तो ऊर्जा भी घटेगी। एच क्या है? यहाँ पे प्लांक स्थिरांक है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब एक चीज देखो इसके अंदर, अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा? सर ऊर्जा भी क्या होगी? इसकी सबसे ज्यादा होगी। कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ रही है इतनी बात? प्रकाश का जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, रंगों, प्रकाश के रंग, इसके अंदर क्या कौन कौन से कितने रंग है सर? इसके अंदर सर 7 रंग है। इन 7 रंग में अपन क्या पढ़ रहे हैं? पहले वॉयलेट रंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वॉयलेट रंग की तरंग दैर्घ्य अगर सबसे कम है, अगर इस वॉयलेट रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, एक चीज तो आप समझ गए ना कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम क्यों है? इसकी तरंग दैर्घ्य कम इसलिए है कि ये क्या है? कोई प्रकाश यहाँ से निकल रहा है। अभी जो वॉयलेट रंग है ये क्या करता है? इसका विचलन बहुत ज्यादा होता है, अपने मार्ग से ये बहुत ज्यादा भटकता है। इस भटकने के कारण इसकी जो ऊर्जा होती है इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लग जाती है, और एक निश्चित टाइम ऐसा आता है कि जो है अपने एक लिमिट तक ही जा पाता है, उसके बाद में ये लोगों को दिखना बंद हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर अपन रेड रंग की बात करते हैं, लाल कलर की बात करते हैं, जो लाल कलर होता है ये बहुत लंबी दूरी तक तय कर पाता है अपने अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो विचलन होता है वो बिल्कुल कम होता है। इसके अंदर जो विचलन होता है वो बिल्कुल कम होता है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है? इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ये लंबी दूरी तक तय कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि अपने मार्ग से ये भटकता नहीं है, और अगर भटकेगा नहीं तो लंबी दूरी तय कर पाएगा। बताओ समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने इसे समझा। अब देखते हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है? इसकी सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य कम है तो आवृत्ति बढ़ेगी, और अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी। वापस से क्वेश्चन ध्यान रखना, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और प्रकाश की चाल के अंदर अगर आपसे संबंध पूछता है तो आपको न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। और अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य संबंध बताइए तो ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू। यहाँ पे ई क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। न्यू क्या है? यहाँ पे आवृत्ति है, और एच क्या है? यहाँ पे प्लांक स्थिरांक है। क्या है एच? यहाँ पे प्लांक स्थिरांक है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स आपको इतनी? अब एक चीज आप इसके अंदर देखो, जैसे ही ये वॉयलेट रंग ये क्या है? सबसे ऊपर है, ये क्या है? सबसे नीचे है।
अब आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाओगे ये एक दूसरे के अपोजिट होता जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाओगे ये एक दूसरे के क्या होता जाएगा, बिल्कुल अपोजिट होता जाएगा। अब देखो इसकी तरंग देरी है वो क्या है, सबसे कम है। तो ये जो रेड रंग है इसकी जो तरंग देरी है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसकी वेवलेंथ क्या होती है सर, मैक्सिमम होती है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसकी आवृत्ति कैसी होगी, अगर तरंग देरी ज़्यादा होगी तो आवृत्ति कैसी होगी सर, आवृत्ति बिल्कुल कम होगी। कैसी होगी, बिल्कुल कम, मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम होगी। और इसकी ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर आवृत्ति कम है तो इसकी ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी सर, ऊर्जा भी बिल्कुल कम होगी। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रही इतनी बात मैंने क्या बोला आपको। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर वॉयलेट रंग की तरंग देरी सबसे कम है तो उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी और ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगी। वैसे ये रेड रंग है, अगर इस रेड रंग की तरंग देरी ज्यादा होगी तो इसकी आवृत्ति भी कम होगी और इसकी ऊर्जा भी कम होगी। क्लियर है फ्रेंड्स, इतनी समझ में आई बात आपको। फटाफट से आप इसको नोट करो, उसके बाद में अपन एक चीज और देखेंगे। चलो एक चीज आप इसको देखने के पहले एक चीज वापस से देखो। अपन अभी पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आप बताओ कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा तो किस में होगा और सबसे कम किस में होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किस में होगा और सबसे कम किस में होगा। अब बताओ जो वॉयलेट रंग है इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। अगर इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो लोगों की आंखों तक ये बहुत दूरी, ज्यादा दूरी तो तय कर पता नहीं है और अपनी बहुत लिमिटेड दूरी के अंदर ही क्या हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, दूरों से दिखना बंद हो जाता है। अगर ये दूर से दिखना बंद हो जाता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसके अंदर होगा, तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम सिर्फ वॉयलेट, जो वॉयलेट रंग है, बैंगनी रंग है, इसके अंदर होगा। और सबसे ज्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किस में होगा, वॉयलेट रंग में होगा। क्यों, क्योंकि इसके मार्ग में जल्दी विचलन होता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस में होगा, तो सर प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग में होगा। किस में होगा, रेड रंग में होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है आपको इतनी। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस में होता है, सबसे ज्यादा किस में होता है, ये आपको लिखवाऊंगा मैं, फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा तो किस में होगा, वॉयलेट में होगा। और सबसे कम किस में होगा, रेड में होगा। सबसे कम किस में होगा, रेड में होगा। सबसे ज्यादा किस में होगा, वॉयलेट में होगा। सबसे कम किस में होगा, रेड कलर में होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई इतनी बात आपको। अब आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। ये क्या था, प्रकाश का प्रकीर्णन था। क्या था सर, प्रकाश का प्रकीर्णन था। इसके बाद में एक जो टॉपिक आता है वो है अपना वर्ण विक्षेपण। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी देख लेना। वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन कंप्लीट हो चुका था, प्रकाश के रंग भी कंप्लीट हो चुके थे, अब यह है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण वापस से वही बात आ रही है, कौन कौन से रंग है, विबग्योर, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। याद होंगे शायद अब तो। देखो वर्ण विक्षेपण समझने के पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, प्रिज्म बनाना पड़ेगा। इस प्रिज्म से अपन गुजारेंगे। अब बताओ प्रकाश का जो मूल रंग होता है वो कौन सा होता है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि प्रकाश का जो मूल रंग होता है वो सफेद रंग होता है। कौन सा रंग होता है, सफेद रंग होता है। वर्ण विक्षेपण के अंदर क्या होता है, प्रकाश के मूल रंग का प्रिज्म से टकराने के बाद में अपने अपने रंगों में विभक्त हो जाना। प्रकाश के मूल रंग का प्रिज्म से टकराने के बाद में अपने अपने रंगों में विभक्त हो जाना कौन सी घटना कहलाती है, वर्ण विक्षेपण घटना कहलाती है। कौन सी घटना कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। एक चीज ध्यान रखना, 7 रंगों का समूह, 7 रंगों का समूह है, ये क्या होता है, स्पेक्ट्रम। इसका ये ध्यान रखना, कई बार इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 रंगों का समूह, तो वर्ण विक्षेपण भी अगर आता है ना तो उसको भी क्लियर कर देते हैं। शायद वहां से दिख नहीं रहा होगा आपको। सात रंगों का समूह है, क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म से टकराने के बाद में प्रकाश का अपने अपने मूल रंग से अपने अपने रंगों में विभक्त हो जाने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रही है। अब वापस से वही 3 चीजें ध्यान रखो। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अभी अपन इसको बाद में देखते हैं। ये क्या आ रहा है, प्रकाश की किरण है। ये क्या है, प्रकाश की किरण है। कौन सा रंग है, सफेद।
सफ़ेद रंग कौन सा है? प्रकाश का मूल रंग है। प्रकाश का ये कौन सा रंग है? मूल रंग है। ये क्या है? प्रिज्म है। ये क्या है सर? प्रिज्म है। अब देखो वॉयलेट रंग है, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे कम है। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे कम है। इसकी आवृत्ति क्या है? सबसे ज़्यादा है। और इसकी ऊर्जा भी क्या है? सबसे ज़्यादा है। लिख ही देता हूँ चलो मैं इसको। इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या है? सबसे कम है। इसकी जो आवृत्ति है सबसे ज़्यादा है। और इसकी जो ऊर्जा है वो भी सबसे ज़्यादा है। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आई इतनी बात आपको? ये जो रेड कलर है इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या है? सबसे कम, सबसे ज़्यादा है। इसकी जो आवृत्ति है वो सबसे कम है। और इसकी जो ऊर्जा है वो भी सबसे कम है। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आई आपको इतनी बात आ रही है? अब देखो आपको ये समझना है, इस तरफ से देखना। ये क्या है? प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। प्रकाश की किरण आ रही है, कौन सा रंग है प्रकाश का? सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग कौन सा होता है? प्रकाश का मूल रंग होता है। प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, प्रिज्म से टकरा रही है। अब एक चीज बताओ, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, बताओ उसका विचलन ज्यादा होगा या नहीं होगा? उसका विचलन होगा ही नहीं, बहुत कम होगा, बिल्कुल नगण्य होगा, बिल्कुल न के बराबर होगा। विचलन मतलब इसका मार्ग से भटकना। अगर ये मार्ग से भटकता आपने तो बताओ क्या सबसे सटीक अपनी आंखों तक पहुंच पाता? क्या नहीं पहुंच पाता। सबसे ज्यादा ये भटक रहा है। बताओ आपने कभी इंद्रधनुष के अंदर वॉयलेट रंग देखा है क्या? नहीं देखा है, लेकिन रेड रंग आप जरूर देखोगे। क्यों? क्योंकि ये अपने मार्ग से बिल्कुल कम भटकता है। इसका जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है, जिसके कारण ये अपनी आंखों तक जल्दी पहुंच पाता है और बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंच पाता है। लेकिन जो ये वॉयलेट रंग है, क्या बताओ ये जल्दी से अपनी आंखों तक पहुंच जाता है क्या? इफेक्टिव कौन सा कलर होता है? रेड होता है या वॉयलेट होता है? सर रेड कलर बहुत इफेक्टिव होता है, दूर से चमक जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो इसका विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। अब देखो प्रकाश की किरण आ रही है, सफेद रंग है, इस प्रिज्म से टकराने के बाद में ये क्या करेगा? बिल्कुल अपने मार्ग से बहुत कम विचलन होगा और ये कहाँ चल जाएगा? आगे चल जाएगा। ये कौन सा कलर है? ये रेड कलर है। कौन सा कलर है सर? ये रेड कलर है। अब जैसे ये प्रिज्म से टकराएगा, अब बताओ ये जो प्रकाश की किरण है ये हल्की सी विचलन होगी और उसके बाद में ये आगे चल जाएगी। तो ये कौन सा कलर है सर? ये ऑरेंज कलर है। कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे देखो, ये प्रकाश की किरण एक और अपने नए रंग में विभक्त होगी। अब की बार जो येलो रंग है, ये बताओ थोड़ा सा और विचलन होगा ना? ये कौन सा रंग है? ये येलो रंग है। कौन सा रंग है? ये येलो रंग है। अब की बार ये थोड़ा सी और एक और किरण आएगी, एक और किरण आएगी, ये वापस अपने मार्ग से आगे जाएगी। अब बताइए कौन सा रंग है? ये ग्रीन रंग है। ये कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है। ऐसे ही ये अपने प्रकाश के रंग जो है वो विचलन करते रहेंगे और अपने मूल जो इनके रंग है उसके अंदर क्या करते रहेंगे? ये विभक्त होते रहेंगे। ये है ब्लू, ये है इंडिगो और ये है वायलेट। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ रही है आपको बात इतनी? एक चीज देखो, प्रकाश का जो मूल रंग आ रहा है वो कैसा है? सफेद रंग है। प्रकाश के जो मूल रंग का साथ अपने अपने रंगों के अंदर विभक्त हो जाना कौन सी घटना कहलाती है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आई इतनी बात? अब देखो प्रकाश का जो मूल रंग है, सभी प्रकाश अगर मिल जाते हैं तो कौन सा रंग नया बनता है? सफेद रंग बनता है। अभी कौन सा रंग है प्रकाश का? सफेद रंग है। अभी जो सफेद रंग है ये क्या कर रहा है? अपने अपने जो प्रिज्म है इसे टकरा रहा है प्रकाश। अगर प्रिज्म से प्रकाश टकराएगा तो अपने अपने मूल रंगों में विभक्त इसको कर देगा। ये अपने अपने जिसके अलग अलग कलर होंगे उसके अंदर उसका क्या कर देगा? बांट देगा। अब बताओ जो रेड कलर है ये आ रहा है, इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है? सबसे ज्यादा होती है। और ज्यादा होने के कारण इसका विचलन सबसे कम होता है। और बताओ इसका विचलन हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा। सीधी रेखा में आ रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा के अंदर निकल के जा रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा में आ रहा है और बिल्कुल सीधी रेखा में निकल रहा है। बहुत कम अपने मार्ग से ये भटक रहा है। अब बताओ उसके बाद में आता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज जो कलर है बताओ थोड़ा सा भटक रहा है ना, हल्का सा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा नीचे आते जाओगे, बताओ वॉयलेट कलर है, सबसे ज्यादा ही क्या कर रहा है? अपने मार्ग से भटक रहा है। बिल्कुल देख लो हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल ये कि यही कंडीशन है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। और जो लाल रंग है वो अपने मार्ग से बिल्कुल भी नहीं भटक रहा है। क्यों नहीं भटक रहा है? क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में इतनी बात? ये इसका मेन फैक्ट था। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? सफेद प्रकाश का अपने अपने मूल रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है।
मूल रंग कौन सा है? सफ़ेद है। अपने अपने अलग अलग रंगों में क्या हो रहा है? ये विभक्त हो रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया इतना? फटाफट से इसको नोट कीजिए। नोट कर रहे हैं इसके पहले फटाफट से एक क्वेश्चन और देखो। नोट करने के पहले आप इसका एक क्वेश्चन और देखो। लाल, नीला, हरा और पीला। लाल, नीला, हरा और पीला, इन रंगों को बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य में जमाइए। इनकी बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के हिसाब से जमाइए। इनकी बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के हिसाब से स्थापित करो। क्लियर है फ्रेंड्स? लाल, नीला, हरा और पीला, इन चारों रंगों को इनकी बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के हिसाब से स्थापित करो। अब आपको क्या करना है? ये जो 7 रंग है, इन 7 रंगों को आपको जो इनका सीक्वेंस है वो बिल्कुल याद रखना है। इनका सीक्वेंस बिल्कुल याद रखना है। विबग्योर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो क्लास 6 से। ये जो विबग्योर है, इसके अंदर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। वो एक चीज क्या है कि इसकी जो आवृत्ति होती है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो कैसी होती है? इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है। जैसे ही बस आपको ये याद रहेगा तो आपको न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा याद रहेगा और ई बराबर एच न्यू याद रहेगा। आपको ये 2 इक्वेशन याद रहेगी तो बाकी की आप जो पूरी है वो एक साथ इसके हिसाब से लिख दोगे। अब बताओ तरंगदैर्घ्य इसकी सबसे कम है, इसके नीचे जाते जाओ आप, क्या करेगा? तरंगदैर्घ्य इसकी बढ़ती जाएगी। क्या करेगी? तरंगदैर्घ्य इसकी बढ़ती जाएगी। अब एक चीज के अंदर फटाफट से देखो आप, तरंगदैर्घ्य के हिसाब से अपने को जमाना है इसको। तो देखो, पीला, हरा, नीला और लाल। जो लाल रंग है इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। सबसे क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसके बाद में अब देखो, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? इसके सीक्वेंस के हिसाब से देखो, ब्लू कलर की होगी। सबसे ज़्यादा सबसे किसकी होगी? कम, ब्लू की। उससे ज़्यादा किसकी होगी? हरा, पीला, नीला और लाल। ग्रीन की होगी। किसकी होगी? ग्रीन की होगी। उससे ज़्यादा किसकी होगी? येलो की होगी। किसकी होगी? येलो की होगी। और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रेड की होगी। ये एग्जाम के अंदर इस हिसाब से आपके क्वेश्चंस आएंगे और इस सीक्वेंस से आपको ये जमा के देगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आपको सिर्फ ये सीक्वेंस याद रखना है और इसके ऊपर की सिर्फ ये एक चीज़ याद रखनी है, बस ये तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अगर आपको ये याद है तो बाकी आपको, अगर वो 2 इक्वेशंस याद है तो बाकी आप ये पूरा तो बना ही लोगे। और अगर आप ये पूरा बना लोगे और आपको सीक्वेंस अगर याद है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आई आपको इतनी बात? अब देखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण था ये। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंद्रधनुष का बनना। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, रेनबो, इंद्रधनुष का बनना। टॉपिक का नाम क्या है? इंद्रधनुष। अब देखो, इसको समझने के पहले आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। यह 3 प्रकाशीय घटनाओं के कारण होता है। यह 3 प्रकाशीय घटनाओं के कारण होता है। यह 3 प्रकाशीय घटनाओं के कारण होता है। पहली है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरी है वर्ण विक्षेपण, दूसरी है वर्ण विक्षेपण और तीसरी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर ये 3 घटनाएं होगी तो ही इंद्रधनुष बनेगा, वरना इंद्रधनुष नहीं बनेगा। रेनबो बनने के लिए कम से कम 3 चीजें होनी जरूरी है। पहली है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन और तीसरा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आई इतनी बात? अब देखो आप, ये 3 घटनाएं अगर कंप्लीट होगी तो ही क्या बनेगा? रेनबो बनेगा। तो ही क्या बनेगा सर? रेनबो बनेगा। एक चीज ध्यान रखनी है, इंद्रधनुष जो होता है, जो रेनबो होता है, वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, हमेशा अपोजिट साइड में बनता है। अगर सूरज पूर्व में है तो इंद्रधनुष किस तरफ बनेगा? पश्चिम में बनेगा। किस तरफ बनेगा? पश्चिम में बनेगा। अब एक क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ फटाफट से, क्या दिन में 12 बजे इंद्रधनुष कहाँ पर बनेगा? दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष कहाँ पर बनेगा?
दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष कहाँ पर बनेगा। अब एक चीज़ देखो, सूर्य के हमेशा विपरीत बनता है। 12 बजे सूर्य कहाँ पे होता है, बिल्कुल टॉप पे होता है, सिर पे होता है। अब बनेगा तो हवा में ना, अगर सूर्य अपने सिर पे है तो जमीन पे तो इंद्रधनुष बनने से रहा, इसका मतलब दिन में 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है। दिन में 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है। और बनता कैसे है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जब भी बनेगा हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, इंद्रधनुष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीय इंद्रधनुष। एक तो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, जिसके अंदर 2 बार तो अपवर्तन होता है, 2 बार तो अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसा इंद्रधनुष कौन सा इंद्रधनुष कहलाता है सर, ऐसा इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। द्वितीय इंद्रधनुष के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो अपवर्तन होता है वो तो 2 ही बार होता है। अपवर्तन कितनी बार होता है, 2 बार। दोनों में अपवर्तन समान होता है। लेकिन इसके अंदर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो कितनी बार होता है, इसके अंदर सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो 2 बार होता है। कितनी बार होता है, 2 बार होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर अपवर्तन दोनों में समान होगा, 2-2 बार होता है। प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है, इसके अंदर जो अपवर्तन होता है वो कितनी बार होता है, 2 बार होता है। लेकिन इसके अंदर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो कितनी बार होता है, 1 बार होता है। वैसे ही द्वितीय इंद्रधनुष होता है, जो सेकेंडरी रेनबो होता है, इसके अंदर अपवर्तन कितनी बार होता है, 2 बार होता है। इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार होता है, ये 2 बार होता है। क्लियर है, समझ में आई इतनी बात। अब एक चीज देखो, आप इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है, पानी की बूंद है। ये क्या है, पानी की बूंद है। प्रकाश यहां से आ रहा है, प्रकाश यहां से आ रहा है। अंदर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। बाहर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। अब बताओ, प्रकाश की जो किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो कौन सी घटना हो रही है। अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है तो कौन सी घटना हो रही है, ये अपवर्तन की घटना है। कौन सी घटना है, अपवर्तन की। तो ये अपवर्तन हो गया पहली बार। कौन सी बार, पहली बार। ये क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अगर जो प्रकाश की जो किरण है वो यहाँ पे आ जाएगी, सघन माध्यम में प्रवेश कर जाएगी, सघन माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। अगर प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम से वापस बाहर निकल जाती है, अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से वापस से बाहर निकल जाती है तो कौन सा इंद्रधनुष बनेगा, कोई सा भी नहीं बनेगा, कोई सा भी नहीं बनेगा। इसमें कोई सा भी इंद्रधनुष नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसके विपरीत प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम में है, वापस सघन माध्यम में लौट जाती है, वापस सघन माध्यम में लौट जाती है, तो बताओ अब कौन सा इंद्रधनुष बनेगा, अब पहला इंद्रधनुष बनेगा। ये क्या है, पहली बार अपवर्तन हो गया। पहली बार क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। सघन माध्यम से वापस सघन माध्यम में जा रही है, कौन सी घटना हो रही है सर, ये हो रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया। ये क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब जैसे ये प्रकाश की किरण है, ये पहली बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब जैसे ये प्रकाश की किरण है, क्या होगी, वापस बाहर निकल जाएगी, वापस सघन माध्यम में अंदर। बाहर कौन सा है, विरल माध्यम में। ये कौन सी घटना है, वापस से अपवर्तन की घटना है। कौन सी घटना है, अपवर्तन की घटना है। ये अपवर्तन कौन सी बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है। समझ में आई। 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कौन सी घटना होती है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। कौन सा इंद्रधनुष बनता है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। बताओ, बन रहा है ना। प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम में, पानी की बूंद के अंदर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम में जा रही है, टकरा रही है, सघन माध्यम से वापस सघन माध्यम में आ रही है। कौन सी घटना हो रही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है। कौन सी घटना हो रही है सर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है। अब इस सघन माध्यम से पानी की बूंद वापस से बाहर निकल रही है। अब बताओ ये कौन सी घटना है, ये अपवर्तन की घटना है। क्यों, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश कर रही है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया। ये कौन सा इंद्रधनुष है, प्राथमिक प्रकार का इंद्रधनुष है। अब देखो इसको समझो आप वापस से। जो द्वितीय इंद्रधनुष है वो कैसे बनता है। ये क्या है, पानी की बूंद है। क्या है, पानी की बूंद है। कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया। ये क्या है, सघन माध्यम है। ये पानी की बूंद अंदर आ रही है। ये पानी की बूंद अंदर आने के बाद में अगर बाहर निकल जाएगी तो कोई सी भी घटना नहीं होगी और कोई सा भी इंद्रधनुष नहीं बनेगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये पानी की बूंद इसके क्या है, अंदर की तरफ है। ये कौन सा हो रहा है, ये अपवर्तन हो रहा है। ये क्या हो रहा है सर, अपवर्तन हो रहा है। पहली बार क्या हो गया,
अपवर्तन हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई इतनी बात। अब देखो ये जो पानी की बूंद है इसके अंदर क्या आई है, प्रकाश की किरण आई है, सघन माध्यम से टकरा रहा है, वापस क्या कर रहा है, सघन माध्यम में लौट रहा है, वापस क्या कर रहा है, सघन माध्यम में लौट रहा है। ये कौन सी घटना हो रही है, ये हो रही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी घटना हो रही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सी बार हो रही है, पहली बार हो रही है। अब देखो अगर ये पानी की बूंद वापस से यहां से निकल जाती तो कौन सी घटना हो जाती, प्राथमिक प्रकार का इंद्रधनुष बन जाता। प्राइमरी इंद्रधनुष जो होता है, प्राइमरी रेनबो क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जो पानी की बूंद है, जो प्रकाश की किरण है, इस पानी की बूंद के अंदर वापस इस माध्यम में लौट जाएगी, वापस इस माध्यम में लौट जाएगी। अब बताओ, एक बार तो अपवर्तन हो चुका, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो चुका, और वापस सघन माध्यम से वापस सघन माध्यम में लौट रही है, इसका मतलब दूसरी बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कंप्लीट हो चुका। तो ये भी क्या हो रहा है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कौन सी बार है, 2 बार। और ये जो प्रकाश की किरण है अब ये वापस से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो फिर कौन सी घटना हो रही है, फिर अपवर्तन की घटना हो रही है। ये क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। कौन सी बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है। मतलब 2 बार तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और दोनों बार अगर अपवर्तन हो रहा है तो कौन सी घटना हो रही है, द्वितीय सेकेंडरी रेनबो बन रहा है। अगर 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है तो कौन सी घटना हो रही है, सर इसके अंदर प्राइमरी रेनबो बन रहा है। कौन सा रेनबो बन रहा है, प्राइमरी रेनबो बन रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई इतनी बात। अब देखो आप आगे इसे नोट कर लो फटाफट से। एक चीज देखो, अपन कैसे बोलेंगे कि ये जो है प्राथमिक इंद्रधनुष है और ये द्वितीयक इंद्रधनुष है। अपन कैसे बोल सकते हैं कि ये तो जो है वो प्राथमिक इंद्रधनुष है और ये द्वितीय इंद्रधनुष है। तो देखो अगर ऊपर की ओर लाल कलर है और सबसे नीचे अगर नीला कलर है तो कौन सा जो अगर बैंगनी कलर है तो जो इंद्रधनुष होगा वो कौन से रंग का होगा, कौन सा होगा, प्राइमरी होगा। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट सबसे ऊपर कौन सा है, बैंगनी है, वॉयलेट है, और सबसे नीचे कौन सा है, रेड है। अगर सबसे नीचे लाल कलर है तो कौन सा इंद्रधनुष होगा, द्वितीय इंद्रधनुष होगा। कौन सा होगा सर, सेकेंडरी रेनबो होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई इतनी बात। अब देखो ये अपना इंद्रधनुष कंप्लीट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, वही विबग्योर चलता है। क्या चलता है, विबग्योर चलता है। अब बताओ इंद्रधनुष के मध्य का रंग कौन सा होता है, इंद्रधनुष के मध्य का रंग, इंद्रधनुष के मध्य का रंग कौन सा होता है, बताओ इंद्रधनुष के मध्य का रंग कौन सा होता है। अब आप बोलोगे सर इंद्रधनुष के जो मध्य का रंग है वो कौन सा होता है, ग्रीन होता है। क्यों, क्योंकि 3 तो ऊपर और 3 नीचे। लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। इंद्रधनुष के जो मध्य का रंग होता है वो कौन सा होता है, पीला होता है। कौन सा होता है, पीला होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। पीला क्यों होता है, कभी आप अगर रेनबो देखोगे तो आप देखना कभी भी आपको वॉयलेट और इंडिगो जो कलर होता है वो बहुत कम दिखेगा। वॉयलेट और जो इंडिगो कलर होता है वो आपको बहुत कम दिखेगा या बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर दोनों कलर आपको दिखेंगे नहीं तो बताओ अब बीच का रंग कौन सा है, अब बीच का रंग कौन सा है सर, पीला है। तो इंद्रधनुष के मध्य का रंग कौन सा होता है, पीला होता है। ग्रीन बिल्कुल भी मत करके आना, ग्रीन बिल्कुल भी मत करके आना, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इंद्रधनुष के जो मध्य का रंग है वो कौन सा होता है, पीला होता है। कौन सा होता है सर, पीला होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आई इतनी बात। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे भी सपोर्ट करें। मैं सही आपके साथ में और नए नए वीडियोस लाते रहूँगा। और अपने जो साइंस की जो प्रॉब्लम्स है वो कोशिश तो ये रहेगी लगभग सब हद तक कंप्लीट खत्म हो जाए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है साइंस के अंदर तो आप जो मुझे मेरे जो व्हाट्सअप नंबर नहीं चल रहे हैं या मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूँगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और आप मुझे वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।